जय श्री महाकाल बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर हमने तीसरा चैप्टर शुरू करा था नियोजित विकास की राजनीति। अब हमने पढ़ा था कि कैसे आजादी के बाद में भारत और भारत के लोगों ने मिलकर अपने विकास के लिए एक नई प्रक्रिया का आरंभ किया था और एक नई आर्थिक प्रणाली को अपनाया था, जिसे हम क्या बोलते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसी के तहत देश का विकास आरंभ किया। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे उस रुकावटों के बाद में हमने आर्थिक प्रणाली शुरू करी और क्या क्या हमने किया। उससे पहले हम समझेंगे कि नियोजन का मतलब क्या होता है। देखो, नियोजन मतलब होता है जो संसाधन उपलब्ध है उसी का सही तरीके से इस्तेमाल करके भविष्य के लिए योजना बनाना। इसके जरिए से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। यानी कि देश में जो भी उस समय के मौजूदा संसाधन उपलब्ध थे उनको सही तरीके से एक प्लानिंग यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया के द्वारा इस्तेमाल करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। इससे क्या होगा बच्चों, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, रोजगार में भी वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, नियोजन कहते हैं। आगे देखो, शुरुआती कदम क्या थे नियोजन के। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकास चुना था। अब हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ बच्चों, ये एक 15 देशों का ग्रुप था जो सन 1917 के बाद में अस्तित्व में आया। इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है ना, समकालीन विश्व की राजनीति, उसके पार्ट के अंदर पहला पार्ट है ये। अब ये कह रहा है कि भारत का जो योजना आयोग था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एक नई योजनाओं का आरंभ किया था सोवियत संघ की तरह। उसका नाम क्या था, पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना क्या होती है बच्चों, वो योजना है जो बनती कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। उसका बजट कितने साल के पारित हो, सिर्फ 1 साल से। यानी कि मान लो 2026 में 5 सालों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। यानी आने वाले समय में कितना खर्च करेंगे और कितनी आमदनी होगी, ये होती है पंचवर्षीय योजना। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यानी इसके अनुसार कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अपनी, उसके जो बजट होता है उसके 2 भागों में बांट देंगी। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी। अब जब पंचवर्षीय योजना पर हमने जब इसको कारगर साबित अमल किया था बच्चों, तो हमारे सामने एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तस्वीर थी, जिससे हम पता कर सकते थे कि कहां पर कमी है और कहां पर हमें सुधार करना है। सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी वर्ष नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। नियोजन को लेकर देश में पूरी गहमागहमी पैदा हो गई थी। तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 के अंदर और जो नवंबर में लागू हो चुकी थी, ये आपको याद रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब होती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से चालू हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंचे गए। अब नियोजन को लेकर बहस छिड़ रही थी जो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, और अब ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, लेवल पर आ गई, यानी बहुत बड़े लेवल पर फैल गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक ये माहौल जारी रहा था। तो आपके सामने 3 चीजें आ चुकी है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई, दूसरी कब हुई थी, 1956 में, और आज तीसरी कब हुई थी, 1961 में। तो हम देख सकते हैं कितने सालों का गैप है, 5 सालों का गैप है। अब हम कह सकते हैं कि जो चौथी होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, 1966 में, पर वो नहीं होगी, उसको देखते हम आगे। पहले आप इसको आराम से अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। कहती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू होने की थी, पर क्या हो रहा है बच्चों, इस समय तक नियोजन का प्रारंभिक उत्साह काफी हद तक क्या हो चुका था, कम हो चुका था। इन लोगों में वो उत्साह नहीं था कि देश का विकास एक प्लानिंग करके किया जाए। भारत गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो 1960 का दशक है, 1960 का जो दशक था वो खतरनाक दशक के रूप में गिना जाता है। उसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण है बच्चों कि 1962 में हमारा युद्ध होता है चीन से और उसमें हमें हार झेलनी पड़ती है। और इसके बाद में सन 1964 में ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या होती है, मृत्यु होती है। और इसी समय हम सेकंड प्रधानमंत्री को चुनते हैं। वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और होता क्या है, वो सन 1966 के अंदर ताशकंद गए थे एक समझौता करने के लिए, जिसका नाम ही क्या था, ताशकंद समझौता। हो क्या रहा था, उज्बेकिस्तान के अंदर हो रहा था, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री भी अब
नहीं रहे उस समय। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, इस साल में ही ये जो 1970 तक का समय है, इसमें हमारे सामने एक चीज आती है, वो थी अकाल। और 1966 से पहले सन 1965 में हमारा युद्ध होता है पाकिस्तान से। इसी के लिए वो समझौता किया गया था, ताशकंद समझौता, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कहते हैं कि जेल देके मारा गया था, उनको हत्या की गई थी। तो आपको याद रखना 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, 1965 के अंदर हमारा जो होता है पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और हम उसमें जीत जाते हैं। फिर होता है 1966, जिसके अंदर हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर इसी सालों के क्रम में चल चलते हमारे साथ क्या होता है, अकाल पड़ता है, जिससे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बड़े गहरे गंभीर आर्थिक संकट में आ चुकी थी। अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में और खत्म कब होती है, 1956 में। टोटल कितने साल की होती है, 5 साल की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या थी, देश की गरीबी के मकड़ाजाल से बाहर निकालना था। यानी देश को जो गरीब लोग थे, जो गरीबी फैली हुई थी, उसके मकड़ाजाल से देश को बाहर निकालना था। इस योजना के निर्माण में प्रमुख अर्थशास्त्री के.एन. राज का महत्वपूर्ण योगदान था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो प्रारूप वगैरह जिसने काम किया था वो कौन थे, के.एन. राज थे। उनका मत था कि भारत को अगले 20 वर्षों तक धीमी गति से विकास करना चाहिए। यानी के.एन. राज के विचार था कि आने वाले 20, ये जो बात हो रही है बच्चों कितने, 20 वर्षों तक, यानी कि 2 दशकों तक उनको धीमी चाल चलनी चाहिए अपने विकास की। और क्या बोल रहा है, उनका मानना था कि तेज गति से विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। और वे सोचते थे कि अगर तेज गति से एक साथ विकास किया जाएगा तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं क्या थी, इस योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि आजादी के समय देश की अधिकांश जनसंख्या खेती-बाड़ी पर निर्भर कर रही थी। तो इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए योगदान और जोर दिया गया था। बांध एवं सिंचाई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया था कि आने वाले 5 सालों में हम बांध और बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाएंगे, जिससे कि सिंचाई क्षेत्र में अच्छे कदम उठाए जा सके। भाखड़ा नागल परियोजना जैसी विशाल योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई थी। यानी कि जो भाखड़ा नागल परियोजना थी उसके लिए विशाल अमाउंट इकट्ठा किया गया था, जिससे कि ये योजना पूरी हो सके। भूमि सुधार को देश के विकास का आधार माना गया था। योजनाकारों का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है बच्चों, देश की आय होती है, जो कैसे निकाली जाती है, कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग लगाया जाता है। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, लेकिन यह काम कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल लोग जितने थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। यानी कि लोग कह रहे थे बचत करो, पर उस समय जो लोग रोजगार के लिए काबिल थे उस समय इतना पूंजी भंडार ही नहीं था, तो बचत कहां से होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट करें। अब हमने जब पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ ली है, तो अब हम आगे देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या होता है। देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1956 में और चलेगी कब तक, ये 1961 तक चलेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर जोर दिया गया था। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमने कृषि पर जोर दिया था, अब हम किस पे देंगे, हम इंडस्ट्रियल एरिया पर जोर देंगे, यानी कि उद्योगों पर जोर देंगे। भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। पीसी महालोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने ये योजना तैयार की। तो आपने जैसा कि पढ़ा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई थी वो तो के.एन. राज, और दूसरी कौन है, पीसी महालोबिस। इनके बारे में आगे बढ़ेंगे इस साइड में। पहली योजना का मूल मंत्र क्या था, धीरजता। हमने ये बोला था कि के.एन. राज का मानना ही क्या था कि आने वाले 20 वर्षों तक जो विकास की गति उसे क्या रखा जाएगा, धीमा रखा जाएगा। इसलिए पहली योजना का मूल मंत्र क्या था, धीरजता, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था। अब यानी कहना चाह रहा है कि देशी संरक्षण, यानी कि बच्चों होता क्या है, हम अपने देशी उद्योग जो भारत के अंदर निर्मित उद्योग थे, हाथ से बनाने वाले या जो भी चीजें हम बना रहे थे, उनको संरक्षण के लिए अब जो बाहर से चीजें आ रही है उन पर क्या लगाया था, भारी शुल्क लगाया था। अब इतना तो कॉमन सेंस तुम में भी है कि आज अगर हम बाहर वाले लोगों पर यानी बाहर के देशों में टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ पर अपनी चीजें बेचेंगे। अगर टैक्स लग रहा है तो वो यहाँ पे आने की कोशिश थोड़ा कम करेंगे, वो हम भी उनको कम खरीदेंगे, क्योंकि टैक्स लगने के बाद वो चीजें क्या होती थोड़ी सी महंगी होगी। आगे देखो, इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद
मिली थी। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो भी उद्योग थे, जो टैक्स बढ़ाने वाली हरकत की गई थी, उससे क्या होता, हमें मदद मिली थी, और बाकियों को क्या होता, उनको नुकसान होगा तो वो जाने, हमें तो फायदा हो रहा था हमारे देश के लिए। इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारे पास सेविंग्स भी थी और इन्वेस्टमेंट भी था। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, यानी भारत में उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, हम उस समय इस एरिया से पिछड़े हुए थे। विश्व व्यापार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का खर्च करनी पड़ी थी। यानी बाहर के देशों से अब वहां की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जो विदेशी मुद्रा हमने इकट्ठा की थी वो हमें खर्च करनी पड़ी थी, जिससे कि रुपए की कीमत क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। कहते हैं पीसी महालोबिस का जन्म होता है 1893 में, मृत्यु होती है 1972 में। ये एक वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद थे। याद रखना आपको कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसके निर्माण हुआ था 1931 में, उसके संस्थापक कौन है, पीसी महालोबिस ही थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय भूमिका के समर्थन में थे। तो आपके लिए ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रचना कब हुई थी या स्थापना कब हुई थी, 1931 में। किसने की थी, पीसी महालोबिस ने। इसको नोट कर लो आप एक बार। चलो आगे देखो कि विकेंद्रित नियोजन क्या होता है। कहते हैं बच्चों कि जो केरल ने मॉडल अपनाया था अपने विकास और नियोजन के लिए, उसे क्या नाम दिया गया था, केरल मॉडल दिया गया था। अब याद रखना जो केरल है बच्चों, वो देश का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए कहते हैं वहां पे विकास भी क्या है, थोड़ा ज्यादा ही है। हम ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने मॉडल अपनाया था उसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कुशल खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर था। औद्योगिक आधार तुलनात्मक इनका कमजोर था, यानी कि जो औद्योगिक ढांचा था इनका थोड़ा सा क्या था, वो कमजोर था। पर इन्होंने जो ज्यादा जोर दिया गया वो किस पे दिया गया, केरल में शिक्षा पर दिया है। केरल में साक्षरता दर जो थी वो 100% थी, यानी केरल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या वो तो ज्यादा ही थी और आज भी है। तुम्हें भी याद रखना, तुम्हें पढ़ाना कितना है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर यहाँ पर क्या थी बच्चों, कम थी, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। सन 1987 से लेकर 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया था। तो आपको ये याद करना है। अब इधर देखो कि कृषि बनाम उद्योग क्या होता है। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में जिस पर हमने जोर दिया था वो थी खेती बाड़ी, और दूसरी में हमने दिया था इंडस्ट्रियल एरिया यानी उद्योगों पर। अब दोनों में किस पर निवेश ज्यादा होता सरकार के द्वारा, वो पॉइंट ऑफ व्यू पड़ता है। कहते हैं जेसी कुमारप्पा ने एक खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ज्यादा जोर ग्रामीण उद्योग पर लगाया जाना चाहिए, ऐसा लिखा था। वहीं चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि प्लानिंग से शहरी और औद्योगिक तबके सफल हो रहे हैं, इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। यानी कि जो जेसी कुमारप्पा थे उन्होंने एक तरह का एक प्रस्ताव यानी खाका यानी कि एक रूपरेखा, एक डाटा तैयार किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण उद्योगों पर जोर लगाना चाहिए, वहां पर निवेश करना चाहिए, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया था। वहीं चौधरी चरण सिंह भी यही कह रहे हैं बच्चों कि हमें औद्योगिक तबके सफल हो रहे हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो रहा है, पर वहीं जो हमारा ग्रामीण एरिया जहाँ पर हमें स्वदेशी व्यापार करना है वो हमारे क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। किसानों और ग्रामीण जनता को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। मुख्यतः यहाँ पर होता यह है कि सरकार वह उद्योग की योजना पर निवेश करती है लेकिन कृषि पर नहीं, क्योंकि पहली बात इनके औद्योगिक और शहरी तबके पास भूमि संपन्न सामाजिक और राजनीतिक ताकत थी, वहीं ग्रामीण लोगों के पास गरीबी। यानी कहना चाह रहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग थे उनके पास भूमि संपन्न थे, वो पैसा भी ज्यादा था और उनके पास एक एरिया था और एक सुचारू मशीनरी थी जिसके तहत उनके ऊपर निवेश किया गया था। वहीं जो गरीब थे वो ग्रामीण लोगों के अंदर आए तो यहाँ पर विकास नहीं हुआ था। वह लोग बोलते थे कि अगर कृषि पर भी निवेश कर दिया जाए तो फिर भी ये लोग गरीबी से बाहर नहीं आ सकते। यानी उस समय लोगों ने कहा कि अगर हम अभी भी खेती बाड़ी या इन गरीब लोगों पर निवेश करेंगे तो ये गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे। इनके फेवर में कौन थे, जेसी कुमारप्पा थे जिन्होंने गरीबों की और किसानों की बात की थी, और चौधरी चरण सिंह की। नोट करो आप ये सब। अब देखते हैं कि जेसी कुमारप्पा कौन थे। कहते हैं जेसी कुमारप्पा का जन्म होता है 1892 में और मृत्यु होती है 1960 में। इन्होंने ही निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र का बारे में बताया था कि कैसे लोग अभी भी ना तो औद्योगिक क्षेत्र पर ज्यादा निवेश कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं बच्चों, कम कर रहे हैं क्या, निवेश। जेसी कुमारप्पा का अन्य जो नाम था बच्चों वो क्या है, एक तो जोसेफ चिल्लादुरे कार्नेलियस, ये अर्थशास्त्री थे और सीए थे यानी चार्टेड अकाउंटेंट थे।
इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के ये अनुयायी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इनका, ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम क्या, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। यानी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, जेसी कुमारप्पा। अब कहते हैं निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों, मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। यानी कि मुख्य जो फैसला होगा कौन लेगी, सरकार लेगी, और बाकी काम होगा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग, भारी उद्योगों को राज्य ने अपने हाथ में रखा था। यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया थे उनको राज्य ने, सरकार ने अपने हाथ में रखा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना, कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना भी हुई थी। क्या हुई थी, दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों में हुई। कुछ आलोचक ये सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं किया था, जिसमें उसमें जैसे कि शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा निवेश नहीं किया। यानी कि जब भारत के सामने आर्थिक प्रणाली का चुनाव करना था तब भारत ने ना तो पूंजीवाद अपनाया ना ही समाजवाद अपनाया। उन्होंने इसका मिश्र रूप बनाया, जिसका हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उस समय जो दक्षिणपंथी होते हैं यानी कि जो खुली प्रतिस्पर्धा चाहते थे, और जो वामपंथी होते बच्चों कौन थे, जो गरीबों की भलाई के बारे में सोचते थे, उन दोनों ने मिलकर एक विचार प्रस्तुत किया कि भारत सरकार को जहां निवेश करना चाहिए था वहां नहीं किया। वो निवेश क्षेत्र कौन सा था, एक तो थी क्या, चिकित्सा और शिक्षा। नोट करो आप ये सब। अब देखते हैं कि मुख्य परिणाम क्या हुए। जब भारत आजाद हुआ था उसके सामने तीन मुख्य चुनौतियां थी। पहली क्या थी, बुनियाद। इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी थी कि इसी वक्त जब हम आजाद हुए थे उसके बाद में भारत आने वाले समय कैसे विकास करेगा, इसकी नींव पड़ी थी। सबसे बड़ी विकास परियोजना इस अवधि में शुरू की गई थी। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई परियोजनाएं कौन कौन सी थी, भाखड़ा नागल परियोजना जो 1948 में शुरू होती है, और एक थी हीराकुंड बांध परियोजना जो कब होती है, 1948 में शुरू होती है। यानी कि आजादी के बाद देश के विकास के लिए दो परियोजना, सबसे बड़ी परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। वो थी, पहली कौन सी थी, भाखड़ा नागल परियोजना 1948, और हीराकुंड बांध वो भी कब हुई थी, 1948 में। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में क्या होती है, इनकी शुरुआत हुई थी। यानी कि हमने बड़े बड़े स्टील कंपनियां लगाई थी, तेल शोधक कारखाने लगाए थे, और सबकी शुरुआत हमने इसी समय में की थी। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, भूमि सुधार। ये कदम भी इसी अवधि में शुरू हुआ था। भूमि सुधार क्या था, उस समय आजादी के बाद में अधिकांश जो जमीनें थी बड़े बड़े लोगों के पास थी। खेतीबाड़ी कोई और कर रहा था, और जमीन का हक, मालिकाना हक किसके पास था, किसी और के पास था। कहते हैं इसमें सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य था। यह प्रथा अंग्रेजी जमाने से चली आ रही थी। इसी कदम से जमीन उन लोगों के हाथ से निकल गई और उच्च वर्गों का राजनीतिक दबदबा भी घटा था। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ किया गया था। अंग्रेजों के समय में जमींदारी प्रथा का आरंभ किया गया था, जिसके अंदर हर गांव के लिए एक जमींदार बनाया गया था। अब वो जमीनें उसकी नहीं थी, वो जमींदार की थी। वो किसानों से खेतीबाड़ी करवाते थे और उनसे क्या लेते थे, लगान लेते थे। तो आपको ये याद रखना है। अब इसे नोट करो आप एक बार। अब आगे देखते हैं कि जमींदारी प्रथा होती क्या है। देखो, जमींदारी प्रथा का मतलब हो गया है कि जो खेत पे काम कर रहा है, क्या जमीन उसकी है या किसी और की, इसका पता लगाना था। अंग्रेजों के समय में योजना शुरू की गई थी कि गांवों में एक जमींदार होगा जो कर वसूलेगा बाकी लोगों से, और जो कर नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। अब होता क्या है, भारत के आजाद होने के बाद में ये प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी और जमीनों को छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों में बांटे गए थे। इसी के बाद आता है बच्चों खाद्य संकट। खाद्य संकट क्या होता है, 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी। सन 1965 से लेकर 1967 के बीच देश का अनेक हिस्सा सूख पड़ा था। इस वक्त भारत ने 2 युद्धों का सामना किया था। इन सभी कारणों से खाद्यान्न की कमी हो गई। लगभग बड़े पैमाने पर देश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1962 में भारत में पहला युद्ध होता है चीन के साथ, जिसमें हमें हार झेलनी पड़ती है, और दूसरा होता है 1965 के अंदर पाकिस्तान से, जिसमें हम जीत जाते हैं। इसी समय हमने 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे 1964 में। पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन कब होता है, 1966 में। अब हमारे उस समय तक क्या पड़ चुका था, अकाल पड़ चुका था, और भारत बड़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। बिहार के अंदर जो खाद्यान्न संकट आता है बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। यहाँ अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बिहार में लगभग 9 जिलों में अनाज की पैदावार आधे से भी कम हो गई थी। खाद्यान्न की कमी के कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला, गंभीर रूप से धारण कर लिया था। यानी सबसे ज्यादा जो देश में संकट फैला था अकाल का, वो कहां फैला था, बिहार के अंदर
फैला था। अब जब बिहार में अकाल फैला था बच्चों, तो कहते हैं कि बिहार के 9 जिलों में जो उत्पादन क्षमता थी वो आधे से भी घटकर रह गई थी और यहाँ पर कुपोषण ने अपने पांव जमा लिए थे। वहां की प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर कितना हो गया था, 1200 कैलोरी हो गया था। यानी एक इंसान जब वो पहले करता था काम तो उसे कितनी कैलोरी मिल रही थी खाने से, 2200, और अब कितनी मिल रही है अकाल के समय सिर्फ 1200। जबकि एक आदमी 2450 कैलोरी का आहार रोजाना चाहिए, यानी कि एक आदमी को 2450 कैलोरी रोजाना चाहिए होती है अपने जीवन यापन के लिए। बिहार में सन 1967 में मृत्यु दर पिछले साल के मुकाबले में 34% बढ़ गई थी। खाद्यान्न की कीमतें भी काफी बढ़ी। पंजाब के मुकाबले यहाँ चावल गेहूं की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। अब आप इसको अच्छे से नोट कर ले एक बार। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते बच्चों, आज का चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। वो क्या है, हरित क्रांति। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर। अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई गई थी। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और वहां के किसान क्या थे, समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराई थी। इस परियोजना की शुरुआत थी जिसे हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अब ये थी क्या बच्चों, जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तो हम अमेरिका पर पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, निर्भर हो चुके थे। इसी के तहत भारत सरकार ने अब हमारे कृषि क्षेत्र पर निवेश करने के बारे में सोचा और वहां निवेश किया जाएगा जहां पर ऑलरेडी किसान क्या समृद्ध है और वहां पर सिंचाई तंत्र उपलब्ध था। वहां के किसानों को उपलब्ध कराया गया और देश में उत्पादन क्षमता को क्या हुआ था, बढ़ाया गया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ये चैप्टर आज पूरा हो चुका हमारा, थर्ड चैप्टर। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और नोट्स है वो सारे मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आपको लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी बच्चों को इसका लाभ तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।